गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। और आज का हमारा जो टॉपिक है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है ये एक विकासशील अवस्था की ओर होता है। यानी कि कभी भी कोई पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वह फिक्स नहीं होता है, वो विकासशील संरचना होती है पाठ्यक्रम की, जिस पर समय और मानवीय इच्छाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ समय और समाज की मांग जो समय के अनुसार परिवर्तित होती है, पाठ्यक्रम में अपना स्थान जरूर बनाती है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम समय और समाज की मांग के अनुसार बनाया जाता है तो निश्चित रूप से वह पाठ्यक्रम समय समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, NCF 2005, इससे पहले भी 3 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण हो चुका था। इसका जो इससे पहले जो NCF जो तैयार किए थे, एक तो 1975 में, दूसरा हुआ था 1988 में और तीसरा हुआ था सन 2000। ये चौथा जो NCF है ये सन 2005 में इसका निर्माण किया गया था। इसका जो मूल उद्देश्य था, बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। NCF 2005 का जो उद्धरण है, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। कहने का मतलब है, ये जो 2005 NCF का निर्माण हुआ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति सभ्यता और प्रगति के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। देखिए, NCF 2005 का जो निर्माण है MHRD की पहल पर NCERT द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 की जो अध्यक्षता की थी, NCF 2005 की जो अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCF 2005 का निर्माण किया गया था। और इसके साथ साथ इसके जो निदेशक थे कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसके निदेशक की जो भूमिका अदा की थी, निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इस प्रकार NCF 2005 का निर्माण हुआ था। अब हम NCF 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, अर्थात NCF 2005 का निर्माण कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर हुआ था, अर्थात उनको किन किन बातों को ध्यान में रख करके NCF 2005 का निर्माण हुआ था। पहला है
ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने का तात्पर्य है कि छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाए, अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें समाज की मांग के अनुसार सिद्धांत निर्मित हुए हो। बालक पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय में पढ़ कर के समाज के लिए तैयार होता है, तो कुछ बातें उसको व्यावहारिक नॉलेज की भी उसमें जोड़ी जाए, जिससे वह समाज में पढ़कर समाज में फैली हुई कुरीतियों, समाज का एक तरह से उद्धार के रूप में भी कार्य कर सके। दूसरा है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। रटने के साथ स्थान पर छात्रों में बोध एवं चिंतन का विकास किया जाए, जिससे उनमें आत्मज्ञान की प्रधानता का विकास होगा और उसी के आधार पर वे समाज का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। अगला है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। इसका तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर केंद्रित न रहना चाहिए। उसमें देश और समाज की बातें भी उनमें इंक्लूड यानी समाहित होनी चाहिए। समाज की बातें हैं, समाज क्या है, समाज के में किन कौन कौन सी सिद्धांत के आधार पर समाज का निर्माण होता है, समाज का प्रतिनिधित्व, समाज में फैली हुई बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, ये सारी बातें एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत होनी चाहिए। अगला है कक्षा कक्ष में गतिविधियों से जोड़ा जाए, जिससे उसे लचीला बनाना। कहने का मतलब है कक्षा कक्ष में इस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधिपूर्ण बनाना। कक्षा कक्ष को गतिविधिपूर्ण बनाना। गतिविधिपूर्ण बनाना। इसका तात्पर्य है कि कक्षा कक्ष में कोई भी एक्टिविटी होती है, टीचर द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं और साथ ही साथ छात्रों से भी अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षक से संतरण होता है और पाठ्य पुस्तक की जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी विषय वस्तु है, उसको लचीला बनाया जाए, जिससे वह आसानी से छात्र उनको बोधगम्य कर सके, आसानी से उसको समझ सके। अगला है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना। राष्ट्रीय मूल्यों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति त्याग, समर्पण, ये सारी बातें बालकों को एक करिकुलम के माध्यम से प्रसारित की जानी चाहिए, एक करिकुलम में जोड़ी जानी चाहिए, जिसमें एनसीईआरटी 2005 के निर्माण में जो बात थी, निर्माण करने के जो सिद्धांत थे, इनमें पहला था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ
एक व्यावहारिक ज्ञान भी उनको प्रदान किया जाए। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, अर्थात छात्रों को बोध एवं चिंतन एवं मनन पर आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए और रोट लर्निंग प्रणाली को समाप्त किया जाए। अगला है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रह जाए, यानी कि पाठ्यचर्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रह जाए, वह उसको सामाजिक ज्ञान, देश का ज्ञान और उसको व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान की बात है उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। कक्ष को गतिविधि पूर्ण बनाया जाए, अर्थात शिक्षक शिष्य अंतरण जरूर होना आवश्यक है, जिससे छात्र आसानी से समझ सके और पाठ्यक्रम को जिससे लचीला बनाया जा सके। अगला है छात्रों में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आत्मान बनाने की भावना का विकास करना, जिससे छात्र प्रारंभ से देश राष्ट्र के प्रति प्रेम, विकास, त्याग, बलिदान की बातें आसानी से समझ सके। तो ये थी एनसीईआरटी 2005 के निर्माण के प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत। अब हम अगली कक्षा में मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में जो एनसीईआरटी 2005 है इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी 2005 की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता एवं महत्व। इसकी क्यों आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। नीड एंड इम्पोर्टेंस। आवश्यकता एवं महत्व। पहला है नवीन तथ्यों के समावेश के लिए। नवीन तथ्यों के समावेश के लिए। देखिए एनसीईआरटी 2005 की जो महत्व है वह क्यों, क्या महत्व होता है। पहला है नवीन तथ्यों के समावेश के लिए। देखिए समय समय पर रिसर्च किए जाते हैं, शोध अनुसंधान आदि कार्य किए जाते हैं और उन शोध के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उन निष्कर्षों के आधार पर समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। शोध निष्कर्षों का पाठ्यक्रम में जोड़ने से तात्पर्य है एक तरह से बालक को नई नई जानकारियां उपलब्ध कराना। तो इसमें इसका एक उदाहरण है, जैसे कि इन्हीं शोध आधार पर ये पता चला कि जो प्राथमिक जो कक्षाएं हैं छात्रों को गतिविधि आधारित होनी चाहिए, खेल खेल के माध्यम से छात्रों को सिखाना चाहिए, जिससे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो ये क्या है, नवीन तथ्यों के समावेश के लिए, अर्थात समय समय पर जो शोध कार्य किए जाते हैं उनसे निकले हुए निष्कर्षों के आधार पर, नवीन तथ्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि छात्र उनको आसानी से समझ सके। अगला है पाठ्यक्रम विकास के लिए। पाठ्यक्रम विकास के लिए देखिए एनसीईआरटी 2005 से पहले जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो निर्माण हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। इससे पहले कब हुआ था, 2000 में। तो 2000 से अब जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो निर्माण हुआ है वो 2005 में, यानी कि 5 साल हो चुके थे। तो क्या है, जो पाठ्यक्रम है वह विकासशील होना अति आवश्यक है। समय, मानव की आकांक्षाएं और समाज की परिवर्तन के आधार पर, डिमांड और मांग के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो इसी में एमएचआरडी की पहल पर
एनसीईआरटी ने सन 2005 में इस करिकुलम का निर्माण किया था और इसमें कुछ नवीन बातों को इसमें जोड़ा गया जो समय और समाज की मांग के अनुसार थी। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण हुआ था। तो इसमें जिन बातों को जोड़ा था वह एक तरह से छात्रों को नवीन ज्ञान की ओर दौड़ाना था। साथ ही साथ बिना भार के अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन का भी इस पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए, आज की कक्षा में हमने पढ़ा था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है और इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके मार्गदर्शी सिद्धांत, कुछ इसकी आवश्यकता महत्व में और कुछ पॉइंट और रह रहे हैं, उसको हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।